अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप के लिए एक डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपने जो आइटम्स हैं यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए अपने स्टूडेंट की एवेल्यूएशन को जज इस तरह करने के लिए कि हमारी क्लास में कौन बच्चे जो हैं वो मीडियोकर हैं, कौन हाई अचीवर्स हैं और कौन स्ट्रगलिंग है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जी आइटम एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एनालिसिस हम अपने जो हमारे पास हम लोग असेसमेंट लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, हम उसको असेस करते हैं। आइटम्स मीन्स क्वेश्चंस इन द पेपर, राइट? तो हमारे पास डेलन विलियम का एक कॉल है कि इफ़ आवर स्टूडेंट लर्न व्हाट वी टॉट, वी वुड नेवर नीड टू असेस। It is only through assessment that we can discover whether the instructional activities in which we engaged our students resulted in the intended learning. Assessment really is the bridge between teaching and लर्निंग। यानी अगर हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं और एज इट इज़ बच्चा उसको रजिस्टर कर लेता है तो असेसमेंट की का है ही नहीं कि हम उसके को असेस करें। लेकिन फिर भी हमें असेस इसलिए करना पड़ता है कि हमें पता चल सके कि कितने परसेंट जो है वो एज इट इज़ बच्चों ने ग्रैब किया है उस टॉपिक को। तो हमें असेसमेंट लेनी पड़ती है और असेसमेंट जो है वो मस्ट है किसी भी शख्स को ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसका जो पढ़ाने का या लेक्चर के बाद जो टॉपिक है वो कितना बच्चों ने ग्रैब किया है। असेसमेंट जब हम लेते हैं तो असेसमेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं, राइट? कुछ लॉन्ग टर्म के बाद हम टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, कुछ हमारा वीक के अंदर टेस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है वो है एग्ज़ामिनेशन, यानी 6 मंथ के बाद या 12 मंथ के बाद जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जो प्रॉपरली हम उसके अंदर फ़ोकस करते हैं हर टॉपिक को। टेस्ट जो है वो एक शॉर्ट लेवल पे होता है, यानी कि आपने 1 से 2 एक्सरसाइज़ेज़ करवा दी, वो टॉपिक्स करवा दिए, तो उसका टेस्ट ले लिया। फिर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप ले लेते हैं, तो उसको हम क्विज़ेज़ में लाते हैं, उसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें ब्लैंक्स हो सकती हैं, उसमें पिक्चर दिखा के उससे भी हम बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जो कि हम कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग आवर असेसमेंट। अपने सेशन के दौरान में लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो हमारे माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। जब असेसमेंट हो जाती है कि व्हिच टॉपिक आर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद, पहला ये एक टीचर के माइंड में आता है कि व्हिच टॉपिक आर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग इन, कौन से टॉपिक है जो बच्चों के लिए मुश्किल था, जो जिसका हमें दोबारा से समझाना है या उसके ऊपर कुछ बच्चों को थोड़ी-सी स्ट्रगलिंग है। इफ द गिवन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए अपने माइंड में क्वेश्चंस लाते हैं। फिर डू स्टूडेंट्स नो द आंसर और जस्ट अप्लाइंग टेस्ट स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, कि खुद ब खुद बस गेसिंग के ऊपर चल रहे हैं या बच्चे उसको एक्चुअली नो करते हैं क्वेश्चन को जो हमने उनको दिया। विच आइटम शुड बी एलिमिनेटेड और रिवाइज बिफोर यूज इन टेस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए या कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए जो रिवाइज़ होने चाहिए थे। डज़ द आइटम डू द एक्सीलेंट जॉब ऑफ सेपरेटिंग स्टूडेंट्स हू नो द करेक्ट कंटेंट फ्रॉम दोज़ हू मे गेस द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन एक टीचर के माइंड में पैदा होते हैं। अब इन सब के आंसर्स एक टीचर को कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं, ये वो कैसे ला सकता है? हम सिर्फ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का जो हमारे पास शीट बनती है हम उसको देख के या उसने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं उसको देख के नहीं लगा सकते, जब तक कि हम अपने हर आइटम को जो कि क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है उसको हम जज ना करें अब खुद से। उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजीज लेते हैं? उसके लिए पहली स्ट्रेटजी है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस, आइटम मीन्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। और किस तरह से एनालाइज करते हैं? आइटम एनालिसिस क्या होता है, आइटम एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं,
क्या स्टेप्स होते हैं जिसमें हम आइटम एनालिसिस लेते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस है क्या? अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज़ यूज्ड for selecting and rejecting the item of the test on the basis of their difficulty value and discriminated power। यानी हम एक ऐसी स्टैटिस्टिकल क्या होता है, जो कि ग्राफिक फॉर्म में हो सकता है, जो टेबुलर फॉर्म में हो सकता है। अब उस तरह से एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा आइटम जो है वो हम बच्चों के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से आइटम को हमें निकाल देना चाहिए। जब मैं आइटम का वर्ड बोलती हूँ तो इट्स मीन द क्वेश्चन गिवन इन द पेपर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। और फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या ये पेपर सारा हाई अचीवर के लिए था या कि हमारे जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से हर बच्चे के लिए वो पेपर था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड पावर जो है वो हमें लाजमी चेक करनी है। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन से हमारी क्या मुराद आती है, ठीक है। तो इसमें हम फ़र्क फाइंड आउट करते हैं कि कौन से बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कि पेपर को पूरे को सॉल्व कर पाते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं कर सकते और वो इस लेवल से बहुत लो चले जाते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ वेल एन आइटम इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जामिनी हु आर नॉलेजेबल एंड दोज हु आर नॉट। यानी कि हम ये देखेंगे तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्चुअली आंसर को जानते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं जानते। हम उसमें फ़र्क निकालेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन होगी, ठीक है। अब जब हमने डिस्क्रिमिनेशन भी देख लिया, व्हाट इज़ एनालिसिस देख लिया कि डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस। यानी कि आइटम एनालिसिस का पर्पस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो एवेल्यूएट द टेस्ट वैलिडिटी, यानी कि हम टेस्ट वैलिडिटी को एवेल्यूएट करते हैं, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस को हम जो है वो एवेल्यूएट करते हैं। अब आप ये देखें कि हम ये सिर्फ़ इतने काम ही नहीं करते इससे हमारे क्लास के अंदर जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट का जो टॉपिक है, हम उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन ऐसा था, कौन-सा टॉपिक ऐसा था जो बच्चों के लिए थोड़ा-सा और रिवाइज़ेबल था या कुछ ऐसा था कि जिसको हम नहीं शायद पढ़ा सके उस तरह से जैसा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, या कौन से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कुछ हमें जो क्लोज़ अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है? या उनको किसी इस टॉपिक के लिए एक अलहज़ा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो ये हमारा पर्पज़ होगा आइटम एनालिसिस का कि हम कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएँगे नेक्स्ट टाइम इस टेस्ट को इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए और टेस्ट की वैलिडिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आइटम एनालिसिस प्रोसेस। अब कौन-कौन से प्रोसेस से गुज़रेंगे तो आइटम एनालिसिस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट जो है वो अरेंज करेंगे। जब आप टेस्ट ले लेंगे तो उनके मार्क्स लेंगे, हर जो आइटम है उसका डाटा कलेक्ट करेंगे कि किस क्वेश्चन में कितने बच्चों ने किस-किस तरह के मार्क्स लिए हैं, सारे करेक्ट कितने बच्चों ने किए हैं, किसने 0 मार्क्स लिए हैं, किसने लिटिल बिट मिस्टेक्स की हैं, किसने चॉइस पे छोड़ दिया और किसने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, राइट? आइटम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन क्या होती हैं? मतलब फिर वो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन भी निकालेंगे, वो आगे मैं बताती हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आइटम एनालिसिस फिर हम स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन आ जाएगी ना, उसके बाद हम उनको एनालाइज़ करेंगे। उससे फिर हम एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और डिसीजन मेकिंग होगी कि क्वेश्चन जो है वो रिमूव होना चाहिए या उसको रिपीट होना चाहिए या उसको हमने किस तरह से लेके आगे चलना है। अब आइटम स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं या उसको फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या होंगे? आइटम डिफ़िकल्टी होगी कि उनमें कौन-कौन से आइटम बहुत डिफ़िकल्ट थे, आइटम डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, वही के जो मुश्किल और जो था डिफ़िकल्ट और आसान क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, फिर आइटम रिलायबिलिटी निकालेंगे और फिर आइटम वैलिडिटी निकालेंगे, ठीक है? और ये होंगे आइटम स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स, जिसके ज़रिए से हम अपने जो डाटा है, आइटम एनालिसिस है, उसके स्टेप में ये आगे की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है कि हम स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशंस हैं, उनको कैसे इकट्ठा करेंगे और क्या-क्या स्टेप हमारे पास होने चाहिए, जिसकी वजह से हम इनको करेंगे। जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा हो गया, जब हमने उसको कलेक्ट कर लिया एक टेबुलेटेड फॉर्म में,
फिर उसके ऊपर आ जाता है जी इंटरप्रेटिंग आइटम एनालिसिस रिजल्ट। हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं एनालिसिस के रिजल्ट को, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे इजी था या हार्ड आइटम था, इजी आइटम कौन कौन से थे, हार्ड आइटम कौन कौन से थे। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम जो है वो उसके अंदर से फाइंड आउट करेंगे कि कौन से आइटम जो थे वो हाँ, वो भी हार्ड एंड इजी की तरफ ही आता है, लेकिन इसमें हमें स्ट्रगलिंग का पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक जो थे ऐसे थे जिनको रिवाइज करना है। रिलायबल, अनरिलायबल आइटम, ठीक है, जो कि मतलब ऐसे थे जो कि सॉलिड थे और बच्चे जो थे वो उसको कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे आइटम थे जो कि बच्चे उसको कर ही नहीं सकते थे, यानी कि 50% से ऊपर बच्चों ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में आइटम रिवीजन कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं या ट्रेस की रिवीजन हो सकती है। तो ये हमारे पास फिर आगे आइटम की इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि हम आइटम को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि सारे काम का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है, ठीक है? तो बेनिफिट ऑफ आइटम एनालिसिस क्या हैं? ये क्या होता है? ये टेस्ट जो इम्प्रूव करता है टेस्ट की वैलिडिटी को, इम्प्रूव्ड टेस्ट वैलिडिटी, कि उसमें वो जो टेस्ट होगा, जब आपने उसमें डिस्क्रिमिनेशन निकाल ली है, तो इसको इम्प्रूव करने का हमारे पास चांस हो जाएगा कि हम कैसे अपने इस टेस्ट की वैलिडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एज़ अ टीचर। एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए था और किस तरह से नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएँगे। बेटर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, के कौन सा हमारे पास इंस्ट्रक्शनल जो एड्स थी, वो हमने किस तरह से इस्तेमाल की या कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए या उसके लिए कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ इसके अंदर डालनी चाहिए। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि हम कैसे डाटा को ड्रिवन करते हैं और फिर उससे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, नेक्स्ट हमारा जो होगा बच्चों को पढ़ाने का या उस टेस्ट को लेने का, क्या हमारे लिए होगा। तो ये सिर्फ हम डाटा एनालिसिस से, आइटम एनालिसिस से कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ करते हैं उसके चैलेंजेस भी होते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जब हम चैलेंजेस की और लिमिटेशन की बात करते हैं एज अ आइटम एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली टीचर के लिए ये बहुत हार्ड है कि वो सारी क्लासेस का डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करें, सारों का ना सही एक सेक्शन में, अगर 30 तक बच्चे भी हैं तो बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन की, हर बच्चे की एवेल्यूएशन हमें उसको डाटा में लानी होती है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। रिसोर्स इंटेंसिव है कि हमारे ऐसे रिसोर्सेज भी हों जिसके ज़रिए से हम डाटा को ईजिली से कलेक्ट कर सकें। स्टैटिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर, ज़ाहिर बात है परसेंटेज निकालनी है, फिर आपने क्या देखना है कि कितने बच्चों ने ओवर अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों ने जो है वो चॉइस में छोड़ दिया है, कितने बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर सके हैं। तो ये सारे देख के कितने परसेंट बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने परसेंट बच्चों ने छोड़ दिया, छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिविटी है, फिर आपने इंटरप्रेट करना है, उसके लिए भी आपको पूरे डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा और तब जाके आपको इसकी एनालिसिस आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए एक डाटा का फॉर्म बनाया है जो कि एक क्लास का है। सबसे पहले आप स्कूल का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद सेशन लिखते हैं, एग्जामिनेशन का हो रहा है, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टीचर नेम लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और ये सारा। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, हम उसको लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ये जो आपका डाटा इकट्ठा होगा उसका जो टेबल बनेगा, उसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर है और नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, पहले आपने ये लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। अब सेक्शन ए है तो उसमें कितने क्वेश्चन हैं और वो कितने मार्क्स का है। फिर उसके आप कॉलम्स बना लेंगे और क्वेश्चन 1, 2, 3 या उसके जो ए, बी पार्ट हैं वो उस लिहाज से इसका डाटा इकट्ठा कर लेंगे। हर जो पार्ट है वो कितने-कितने मार्क्स का है वो भी लिखेंगे, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है। सेक्शन बी ग्रीन वाला है जिसमें अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन करने थे और सेक्शन सी जो है वो ब्लू मैंने उसको हाइलाइट किया है, उसमें से 3 क्वेश्चन्स करने थे, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। अब जो मैंने येलो से किया है इसको हाइलाइट, तो वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने ऑन चॉइस छोड़ने थे। आपको 8 क्वेश्चन करने थे, तो आपके पास 10 क्वेश्चन थे तो 8 करने तो येलो पार्ट वो पार्ट है जो कि आपने चॉइस में छोड़ दिया। लेकिन जो रेड वाला है वो क्वेश्चन है जो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर सका, ठीक है? जो उसने चॉइस के अलावा भी छोड़ दिया।
राइट। तो ये आपके पास इस तरह से एक पूरी शीट आएगी। फिर आपने टोटल मार्क्स बच्चों के करने हैं। हर बच्चे का अलग-अलग से एनालिसिस हुआ है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक। फिर आपने उसका टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, फिर परसेंटेज फाइंड करनी है और फिर देखना है कि वो किस ग्रेड में लाई कर रहा है। ये आपके पास एक बेसिक टेबल आता है आइटम एनालिसिस को फाइंड आउट करने का। तो मेरे पास 29 स्टूडेंट हैं, तो मैंने 29 स्टूडेंट का इसी तरह से डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया और आपके सामने आ गया कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन जो थे वो चॉइस के बगैर छोड़ दिए, वो रेड में आ गए, और जो चॉइस में छोड़े वो येलो थे, वो तो उसका कोई वो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब हम ये चॉइसेस वाला को देखेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन-सा क्वेश्चन बच्चे ने चॉइस में बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इस वाले अगर फॉर्म को देखें तो 2 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो बाकी बच्चों ने कितने बच्चों ने इसमें से छोड़ दिया है। तो क्यों छोड़ा है? तो इससे हमें पता चलेगा कि दिस आइटम वाज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स और नॉट। तो हम इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन था और क्यों बच्चों ने इसको नहीं किया, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है ना एक और टेबल बनेगा जिसमें हम आइटम को एनालाइज़ करेंगे। उसमें भी हम सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन B, सेक्शन C करेंगे और उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि करेक्टली आंसर जो थे वो परसेंटेज में कितने बच्चों ने किए, टोटली रॉन्ग क्वेश्चन बच्चों ने कितने किए, करेक्ट बट विद लिटिल मिस्टेक्स वो वाली परसेंट निकालेंगे, और नॉट अटेम्प्टेड इन परसेंटेज वो भी आप निकालेंगे, और ऑन चॉइस वाला भी हम निकालेंगे। अब आप देखें करेक्ट आंसर में अगर 29 बच्चे थे तो क्या 29 बच्चे ही थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 किया? किसी ने चॉइस में तो नहीं छोड़ा। अब सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए सब बच्चे करते हैं। बी को हम डिस्कस करते हैं। बी में क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें 26 बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया और जो 3 बच्चे थे उन्होंने उसको चॉइस पे छोड़ दिया। तो हम इसका परसेंटेज 26 में से निकालेंगे, राइट? तो इसी तरह से हर क्वेश्चन में हम ये देख लेंगे कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 को चॉइस पे छोड़ा, कितने ने 3 पे छोड़ा, वो उधर निकल जाएँगे, और जो नॉट अटेम्प्टेड है वो भी अपने वाले उस वाले खाने में आएँगे, लेकिन उनको भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के हम परसेंटेज निकालेंगे, तो ये टाइम टेकिंग होगा। फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, रिकमेंडेशन होगी, और फिर हमारे पास इस तरह से डाटा एनालाइज़ हो जाएगा। फिर हमारे पास कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है कि ये आइटम एनालिसिस इज़ क्रूशियल फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और रिकमेंडेशन तो ये है मेरी कि जी रेगुलर कंडक्ट होना चाहिए आइटम एनालिसिस, इसलिए कि ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन टीचर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है, टाइम टेकिंग है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ, खुद भी करती हूँ, तो मुझे पता है कि कितना ये टाइम टेकिंग है। अभी इसको मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है कि ये डाटा एनालिसिस है क्या, आइटम एनालिसिस है क्या। अभी हम इसके लिए एक और टेबल फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन, मीडियम, और फिर उसके बाद जो ईज़ी क्वेश्चन है, उसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं। लेकिन अभी के चूँकि हम लोग अभी इसको इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ें बताई हैं, जो कि सिर्फ़ हम एक इनिशियली हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो पहले-पहले हम जब इसको कर लेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएँगे कि हम इसको कैसे डाटा को और ज़्यादा जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनको अपनी टीचिंग को, अपनी एक्सप्लेनेशन को हम जो है अच्छा बना सकते हैं, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। इससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ग्रूम होंगे, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी स्ट्रैटेजीज़ जब हम अपनाएँगे तो, राइट? तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक डाटा आ जाता है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरा ये कि ये वाले जो फॉर्म हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट में अपना ईमेल जो है वो वहाँ पे डाल दें कमेंट बॉक्स में, मैं उनको ईमेल कर दूँगी पर्सनली। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी